हाँ जी। कैसे हो आप सब लोग? आज ना थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर लेते हैं। सब लोगों की यही डिमांड थी कि पॉलिटी और इकोनॉमी है, उसकी दो दो क्लास तो कम से कम आ जानी चाहिए जिसमें एक फास्ट रिवीजन हो जाए। मेरी अप्रोच है उससे थोड़ी सी अलग रहेगी। वजह ये रही है क्योंकि मैराथन तो आप हर जगह पढ़ रहे हो, तो हर जगह जो पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है, उस पर फोकस करेंगे। तो मेनली फोकस एरिया ये रहेगा, रिवीजन होगा, उसमें पर्याप्त रिवीजन होगा। बट हम वैसे चैप्टर वाइज लेंगे कि मान लो पॉलिटी की 3 क्लास या 2 क्लास जितनी भी पॉसिबल होती है, पूरी पॉलिटी रिवीजन करने के लिए हम चैप्टर वाइज वैसे लेंगे। और उसके बाद हम ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे उस चैप्टर में से, मान लो कि कोई व्यक्ति वर्सेस नागरिक में फर्क है, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हो गए, नागरिक तक आप चैप्टर पढ़ रहे हो उससे संभावित सवाल कौन सा बन रहा है। हम सिर्फ रैपिड रिवीजन नहीं करेंगे या मैराथन नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्टेड सवाल भी देखेंगे, जिसमें हमेशा ये फॉलो किया जाता है कि हम, जैसे दो तरीके थे हमारे सामने, कि एक तो पीपीटी के थ्रू आपको सवाल समझाए जा सके, उसमें एक लिमिट आ रही थी कि जितने सवाल सोचे जा रहे थे वो एक टाइम बन जाते हैं, बट क्लास के साथ भी कुछ सवाल जनरेट होते रहते हैं। तो मेरा मेथड ये है कि साथ में रिवीजन हो जाए, उसके साथ आपको एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सवाल है वो बोल के बता दी जाए। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि ऑप्शनों का कंफ्यूजन अभी नहीं रखना, आपके सामने सटीक आंसर बता दिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। और एक इसमें बेनिफिट ये भी है कि इस क्लास में आप ये मान के चलो कि एग्जाम टाइम में आपने बहुत सारा ऐसा है कि अंकों पे वजन डाल दिया है, इस टाइम आप थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स पढ़ो। तो मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड वर्क कम से कम करूं, और आप ऐसा ही सोचो कि आप कॉपी में राइट है, रिटर्न वाला पार्ट है वो कम से कम रखो, क्योंकि एग्जाम को जितना टाइम है उसमें आप कॉपी वाला पार्ट करोगे, लिखने वाला पार्ट करोगे, वो यूजफुल उतना नहीं है, उसका आउटकम उतना नहीं है जितना कि आप समझने पे या क्विक इफेक्ट उठाने में, क्विक तरीके से आपको ये लगता है कि फटाफट तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जो एग्जाम का फियर कम करते हो। उस पर बात करेंगे। आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे कि एट द एंड जो लास्ट के 10 मिनट रहेंगे उस पर हम गैस वाले 10 या 15 20 पॉलिटी के 10 सवाल आते हैं तो 30 सवाल ऐसे डालेंगे कि एजेटी जैसे सवाल आने की क्या संभावना होती है। हम अपना एक अजम्पशन रखते हैं क्या होता है वो आगे की संभावना क्या होती है, अपना तो एक पासा फेंका जाए, हो सकता है क्या पता 20 30 बताए उसमें से 5 आ जाए तो किसी का भला हो जाए, उस पर बात करते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चलता हूँ, आप अपने सामने जो भी सोर्सेज हो उसको रखना। उसमें यह रखना कि मेरे को बहुत ज्यादा बोर्ड वर्क करना ना पड़े, मैं इसमें मतलब बहुत ज्यादा सहज नहीं हूँ, बोलने बात करने में बातचीत करने में ज्यादा ठीक महसूस करता हूँ, लिख दूंगा आपके सामने बट ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा। शुरू करते हैं। आपको पॉलिटी की जर्नी ऐसे बता देते हैं। आज की पॉलिटी की क्लास होगी तो इसको नाम क्या दिया जाए, पॉलिटी के लिए वन शॉट कर दो, रैपिड रिवीजन कर दो, जो भी नाम हो ठीक ही है सारे कुछ, प्लस एंड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने आज हो जाएंगे। चैप्टर वाइज लेते हैं। पहला चैप्टर पॉलिटी में क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं अपने सामने, जैसे मैंने अपनी बहुत ज्यादा तैयारी में ऐसे नहीं कि सब कुछ रट रखा है, तो रटा हुआ तब है जब सामने एक रेफरेंस रहेगी। मैंने अपने नोट्स बुक्स में कुछ चीजें हाईलाइट की है कि ये चीजें डेफिनेटली आएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ये वाला सवाल हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपके सामने आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि भारतीय संविधान बना कब, शुरू हुआ भारतीय संविधान का खाका स्टार्ट कब हुआ, 1773 बोल दो, 74 बोल दो, उससे लेके 1947 1947 तक। ठीक है, 1773 का जो अनुच्छेद है उसके अनुच्छेद नहीं, 1773 का अधिनियम है उसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एकदम गैप ले लेके आराम से शांति से। इसको नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। आपको है ना एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, बेसिक पे थोड़ा सा इस वजह से ध्यान देना है कि पिट्स इंडिया एक्ट है वो किसका नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट है वो किसका नाम था, थोड़ा सा ऐसे एक्टिव रहना, कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये ध्यान रखना। मेरा जितना गेस वर्क है पीएसआई का या कोई भी अभी का एग्जाम में, उसमें 1935 का ज्यादा सवाल आने की संभावना है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना। 1919 का तो आने के पिछले एग्जाम में कुछ आ चुका है 2 3 एग्जामों में, तो इस पे ज्यादा फोकस रहना।
पर अपन सारों को पढ़ लेते हैं फटाफट तरीके से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा, इस पे हल्की सी बात कर लेते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया, बंगाल राज्य में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि ऐसे बोला जाता है कि भारत को थाली पर सजाकर भारत अंग्रेजों के सामने आ गया। ऐसा भी बोला जाता है कि इतना थाली पे तो नहीं सजाया गया था, बट ज्यादा युद्ध नहीं करने पड़े थे, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया। 65 से लेके 73 तक भारत में बंगाल ही था अंग्रेजों के पास, तो उस पर द्वैत शासन चल रहा था। मतलब यह था कि प्रशासनिक व्यवस्था तो नवाब संभालेगा, राजस्व की व्यवस्था है वो कौन संभालेगी, वो कंपनी संभालेगी। तो इसमें दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि कंपनी तो गरीब हो गई और कंपनी के कर्मचारी बहुत ज्यादा अमीर हो गए। इसके बाद धीरे धीरे अलग गवर्नर जनरल अलग बनते गए, गवर्नर बनते गए, और गवर्नर बनने की प्रक्रिया में सुधारात्मक रूप से यह देखा गया कि ब्रिटेन की सरकार ये चाहती थी कि ये कंपनी भेजी थी वो तो फकड़ होके आ गई, और अधिकारी बहुत ज्यादा बड़े बड़े विला हवेलियां बना रहे। तो कंपनी के अधिकारियों के लिए रेगुलेशन करने के लिए, नाम है ना रेगुलेटिंग, आज भी पढ़ते हो रूल एंड रेगुलेशन, तो कंपनी के अधिकारियों को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि कर्मचारियों के निजी व्यापार पे या निजी कार्यों पे रोक लगा दी गई। कुछ कार्य थे जो कंपनी के हितों में किए गए थे, ऐसे सारे प्रावधान किए गए थे। दो प्रावधान आपको मेनली बता देता हूं, ठीक है। इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम है, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके सामने दो फैक्ट आ सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर, पहले तो गवर्नर बोला जाता था, बंगाल का गवर्नर मतलब बंगाल का राज्यपाल, उसका नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया, वो आगे पढ़ोगे आप। 1835 के एक्ट में, 33 के एक्ट में किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। बंगाल का गवर्नर से नाम चेंज करके गवर्नर जनरल तो कर दिया गया था 1773 में। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल है वो 1833 में किया गया था चार्टर एक्ट में। पहली चीज तो ये याद रखनी है, ठीक। और उसके बाद एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट बोल दो या सुप्रीम कोर्ट बोल दो, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके साथ 4 जज और लगाए गए कि भाई एक तो चीफ जस्टिस होगा, 4 एडिशनल जज होंगे। इसमें भी यह किया गया था, यह सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के लिए ज्यादा तौर पे था। बाहर के भी केस सुने जा रहे थे, बट सामान्य तौर पे कंपनी के मामलों को सुनने के लिए यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। अधिकारियों को रिश्वत लेना, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, सीओडी की स्थापना की गई। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम कैसे याद रखोगे, आपको कंफ्यूजन होता है, बार बार आपके सामने आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आप एक हर जगह देखते हो, एक स्कूल चलती है उसके में डायरेक्टर चाहिए होता है, कंपनी चाहिए होती है उसमें डायरेक्टर चाहिए होता है। तो पहले क्या बनाते हैं, कोई भी संस्था बनती है उसमें क्या बनाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर की जो सभा होती है वो बनाते हैं, या एक डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल हो, ये सब कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई जाएगी। अब इसके बाद 1784 का एक्ट आएगा, तो तब लगेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टर लोग हैं वो ज्यादा बदमाशी करने लगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है, वो 1784 में स्थापना की जाएगी, वो आगे बात करते हैं। आपको ये होता है कि कंफ्यूजन जहां होगा उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी में जो डायरेक्टर है वो पहले कब होगा, जब कंपनी स्थापित होगी। तो कंपनी की वास्तविक तौर पर स्थापना भारत में कब हुई, 1773 में। 1773 में आपको ये याद रखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इस एक्ट के बाद एक एक्ट आया जिसका नाम था 1781 का एक्ट। इसके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एक चीज को छोड़ के। इस एक्ट का नाम रखा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सामान्य तौर पे ऐसा था कि 1773 में कुछ 2-3 कमियां थी, उस कमियों को सेटलमेंट करने के लिए एक बंदोबस्त कानून, या मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है ना, बंदोबस्त करना कि भाई बंदोबस्त कर देता हूं, किसी का कोई जुगाड़ करना, जुगाड़ एक्ट बोल दो, बंदोबस्त कर दो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम हो, वो 1781 के बारे में आपको नाम पूछ सकते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम है
वो कौन से का नाम दिया गया है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। ये चलते फिरते भागते पीएसआई वाले पूछ सकते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन से अधिनियम का नाम है, तो आपके मन में आना चाहिए 1781 का एक्ट है, वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से दिया गया था। ठीक, इसमें और कुछ भी नहीं दिया गया था। उसके बाद आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पहली चीज तो इसमें पिट्स का नाम पिट्स क्यों होता, तो जब ये एक्ट आया था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम था पिट्स। क्या उसका पूरा प्रॉपर नेम तो उसका क्या है रह गया, पर इसका नाम पिट्स था, हेनरी पिट्स या हैंगर पिट्स कुछ ऐसा था, मैं बता ही देता हूं आपको। ठीक है, विलियम पिट, विलियम पिट नाम का प्रधानमंत्री था। इसने इस एक्ट को संसद में प्रस्तुत किया तो इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दो बातें तीन बातें जो है उसमें, एक तो आपको पहले बताई दी आपको कि कंपनी के डायरेक्टर जब थोड़ी सी बदमाशी करने लगे, डायरेक्टर जब भी ज्यादा हो जाते हैं, कंपनी अपने स्वार्थों को ऊपर रखने लगती है और सरकार को हमेशा ये पावर दिखानी होती है। जैसे आपको मान लो कि भारत में कोई कंपनी स्थापित होती है और वो थोड़ा सा एकदम आंख दिखाने लगती है, तो सरकार ईडी सीबीआई कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगाती है। आज सीवीसी लगाती है जिसको सतर्कता अधिकारी वगैरह नियुक्त करते हैं। इस समय एक बॉडी की स्थापना की गई थी, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि एक कंट्रोल करने वाली नियंत्रण करने वाला एक बोर्ड की स्थापना की गई। वो किस पे नियंत्रण करता था, वो दो लोगों पे नियंत्रण करता था, एक तो डायरेक्टरों पे नियंत्रण और दूसरा गवर्नर जनरल पे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट तो है ये। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंपनी की ताकत धीरे धीरे आपको ना एक सीरीज में याद रखनी है कि पहले थी कंपनी एक नंबर पे, सिर्फ कंपनी, उसके बाद धीरे 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 गवर्नमेंट आती गई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की सरकार का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया और वाइसराय वाली व्यवस्था स्टार्ट हुई। तो यहां पे जर्नी में आप ये भी देखोगे कि पहले कंपनी के पास क्या थे पावर, कंपनी के पास भारत के सारे पावर थे, बट इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल कार्यों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। ये एक प्रोसेस हो गई, धीरे धीरे आप समझोगे कि पहले कंपनी के अंदर थोड़ा सा हस्तक्षेप किया गया कि एक कंपनी भारत आई, कंपनी के अधिकारी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद उस एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमियों को परिभाषित करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। अब कमियों के बाद भी ये लगा कि ये कंपनी और बदमाशी कर रही है, कंपनी के डायरेक्टर बदमाशी कर रहे हैं, तो डायरेक्टरों को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी की स्थापना की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि कंपनी के पास सारे काम है, उन कामों में एक तो होता है पॉलिटिकल काम या इसको मान लो प्रशासनिक काम, दूसरे होते कमर्शियल। कंपनी व्यापार भी करती थी, मेन तौर पे तो कंपनी का काम व्यापार करना था, तो उन दोनों कामों को अलग कर दिया गया। अलग करने का तात्पर्य यह हो गया कि सरकार यह परिभाषित कर देती है कि हम कंपनी के पास कौन सा काम आगे इन भविष्य में कौन सा काम छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे देखते हो ना कि कंपनी का व्यापार पे एकाधिकार खत्म कर दिया गया, ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, और राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। और इसमें एक आपको ये याद रखना है, 1784 के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखने को मिलता है, वो है कि भारत के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का नाम दिया गया, ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया। ये आप याद रख लेना, मेरे को लगता है पूछ लेते हैं ऑक्युपाइड एरिया, क्योंकि पहले भारत ही नाम था। मुगलों का क्षेत्र बोल दो, भारत बोल दो, मुगलों द्वारा कंट्रोल भारत बोल दो, मुगल कालीन भारत बोल दो, पहली बार नाम दिया गया था, वो दिया था ब्रिटिश ऑक्युपाइड भारत, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया। उस एरिया के तहत भारत को शामिल कर लिया गया और साफ साफ संदेश दे दिया गया कि भारत है वो अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटेन सरकार द्वारा आधिपत्य कर लिया गया है। जैसे भारत आज भी किसी एरिया को ऑक्युपाइड करता है तो संविधान में प्रावधान किया गया है, तो उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए आप पढ़ते हो ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर,
और पाकिस्तान वाले भारत अपने वाले कश्मीर के बारे में क्या पढ़ते हैं? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इन्होंने खुद ही नाम दे दिया ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया। इनको जरूरत ही नहीं पड़ी हम जैसे लोगों की, और इन्होंने खुद ही नाम दे दिया कि भाई हाँ हमने ऑक्युपाइड किया है, दादागिरी से किया है, तुमसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ठीक। उसके बाद आता है 1786 का एक्ट। कहीं पूछेंगे नहीं 1786 का एक्ट, बट आपके इंटरेस्ट के लिए कि गवर्नर जनरल और पावरफुल कैसे होता गया। गवर्नर जनरल के पास पहले गवर्नर जनरल वाली पावर थी, सिर्फ गवर्नर जनरल के पास जो पावर्स होती है वो हुआ करती थी। पर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नामक एक गवर्नर जनरल आया। वो बोला कि मैं इसी शर्त पे भारत का गवर्नर जनरल बनूंगा जब मेरे पास कमांडर इन चीफ या सैन्य मामलों की पावर है वो मुझे दी जाएगी, तब मैं जाके काम संभालूंगा। ब्रिटेन की सरकार दबाव में आई और इन भाई साहब को क्या दिया गया? कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया, जो सारे के सारे जो मान लो सैन्य वाले मामले कंट्रोल है उनका हेड बनाया गया। भाई साहब के अंदर नेचर था पूरा फुल प्रूफ एकदम ऐसे वो राजा वाला, कि राजा के पास सेना का कंट्रोल हमेशा राजा के पास होना चाहिए। तो कॉर्नवालिस से उसने बोला कि भारत में कंपनी इतनी अव्यवस्थित हो चुकी है, अगर गवर्नर जनरल के पास कमांडर इन चीफ वाली पावर नहीं होगी तब तक वो कैसे सुधार करेगा, वो जमींदारी के सुधार कैसे करेगा। भारत में जो अधिकारी एक अनकंट्रोल हो चुके हैं, सैन्य सर्विसेज अनकंट्रोल हो चुकी है, उनको कैसे कंट्रोल में लिया जाएगा। उसके लिए 1786 का एक्ट आया। 1786 के भारत के अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पास कमांडर इन चीफ या आर्मी कंट्रोल की पावर्स भी आ गई थी। इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद आता है आपका 1793 का चार्टर कानून। चार्टर किसे बोलते हैं? चार्टर आप पढ़ते हो ना, सिटीजन चार्टर। चार्टर ब्रिटेन की दरअसल एक प्रणाली का नाम है जिसमें इसको एक बोल देते हैं कि मुख्य परिपत्र या एक महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है, महत्वपूर्ण पत्र है, उसको चार्टर नाम दिया गया था। ब्रिटेन में शब्द डेवलप हुआ और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जब भी डॉक्यूमेंट बने उनका नाम चार्टर रखा जाने लगा। तो भारत पहला अधिनियम, ये अधिनियम बना तो अधिनियमों की श्रृंखला में चार्टर नाम दिया जाने लगा कि एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो अधिनियम का रूप लेता है बट मुख्य है, महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन की संसद पारित करती है, ब्रिटेन की महारानी या महाराजा से सहमति ली जाती है, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से इसका नाम चार्टर रखा गया। आज सिटीजन चार्टर से इसको लिंक कर पा रहे होंगे कि सिटीजन चार्टर है वो कितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इस वजह से ये हो गया। 1793 वाले में आपको देख लेते हैं एक दो फैक्ट कौन से हैं। इसके पास इसमें कोई बहुत काम की तो चीजें नहीं है, बट आप पहली बार ये सुनने को मिलते हो कि सरकार ने हमें अपनी ताकत दिखाई और सरकार ने यह बता दिया कि कंपनी है उसके पास जो पावर है उसकी लिमिट करते हैं हम 20 ईयर्स, 20 साल। आप अभी पढ़ते हो ना कि एक संविधान संशोधन होता है, उसके तहत विधानसभा लोकसभा के अंदर SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन है वो अगले 10 सालों के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरीके से हर 10 साल पे एक संविधान संशोधन आता है, उसमें कोई विरोध नहीं करता है और उसके बाद ये बढ़ा दिया जाता है। ये ठीक काम परंपरा स्टार्ट हुई थी, ये कंपनी को अधिकार देने की परंपरा से स्टार्ट हुआ था। कंपनी को ये 20 साल के लिए पावर बढ़ा दी गई, बढ़ा दी गई, बढ़ा दी गई। जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी तब तक ये लगातार 20 साल तक कर रहे थे कि 20 साल और लो भाई, 20 साल का टेंडर। कुल मिला के कंपनी को 20 साल तक भारत का टेंडर ऑल मिल गया था। ये पावर देखने को मिलती है, मुख्य तौर पे इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर कानून। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 1813 और 33 का चार्टर कानून है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मैं उतना ही सटीक बताऊंगा जिससे सवाल आएगा और इतना सटीक बताऊंगा जिससे बाहर सवाल नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना आप लोग। इसमें आपके सामने इंटरेस्टिंग बात यह रहती है कि पहले कंपनी के पास, कंपनी जब भारत आई तो इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई ये मान लो कि ब्रिटेन वाले हैं, ये ईस्ट की ओर बढ़े तो ये भारत जैसे देशों में आगे बढ़े, तो इसका भाई कि पूर्व की ओर जाने वाली ईस्ट इंडियन कंपनी,
ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया या ईस्ट कंपनी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, पूर्व की ओर जाने वाली कंपनी। अब इस कंपनी जब भारत आई तो कंपनी के पास भारत और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार का 100% अधिकार था। व्यापार का 100% अधिकार का मतलब यह हुआ कि भारत के साथ व्यापार करने में, ब्रिटेन से भारत के साथ व्यापार करने में सिर्फ यही कंपनी है, एकमात्र कंपनी ही होगी। कोई भी दूसरी कंपनी जाके वहां पे ऐसे नहीं कि जाके अपनी ऑफिस या दुकान खोल ले। ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, उसके नीचे जाके आप कर्मचारी बनना चाहो तो बन सकते हो। भारत के साथ ना तो कोई दूसरी कंपनी काम कर सकती है, ना कंपनी उस कंपनी के टक्कर में खड़ी हो सकती है। ये उनके पास एक चार्टर था, एक महारानी का आदेश था। महारानी के आदेश के तहत कंपनी स्थापित हुई थी। बट 1813 के चार्टर के तहत क्या किया गया कि व्यापार पे जो एकाधिकार था, व्यापार पे एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। समाप्त इसलिए क्या कर दिया गया था कि ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां और विकसित होने लगी, उनके 2-3 रोड़े होने लगे कि देखो ये कंपनी तो एक नंबर की करप्ट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। दूसरा, ये सरकार को कुछ समझती नहीं, इतनी बड़ी कंपनी हो गई, इसके पास चीन की पावर है, भारत की पावर है, आसपास के सारे देशों की पावर कंट्रोल है। तो हो सकता है कि ये कंपनी आके ब्रिटेन में ही तख्ता पलट कर दे। हो सकता है कि यहाँ का गवर्नर जनरल इतना पावरफुल हो जाए कि ब्रिटेन की सरकार का ही पासा पलट दे, क्योंकि कंपनी बहुत पावरफुल हो चुकी थी। दूसरा, हम क्या करें अगर हमारे पास व्यापार का, वो अपना डेमोक्रेसी है वहां पे खेल रहे थे कि दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे पास लोकतंत्र होना चाहिए। दूसरे देशों का भले हम स्वीकार करें, पर हमारे देश के भीतर लोगों के मध्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में दूसरी कंपनियों को भी भारत जैसे देशों के साथ व्यापार का अधिकार देना चाहिए। इस बेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और इसमें एक ये रखा कि कोई भी कंपनी आके कंपटीशन में खड़ी हो सकती है, बट 2 अपवाद रखे गए। ये अपवाद इतने जरूरी नहीं थे, बट जरूरी इस वजह से हो गए क्योंकि 1833 जब आएगा तो इन अपवादों के बारे में वापिस वर्णन आएगा। तो अपवाद क्या थे कि परंतु भाई आपने चाय की फैक्ट्री तो आपने खोल दी, तो चाय का व्यापार भारत के साथ है, उस पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अगले 20 साल तक के लिए रहेगा। क्योंकि अंग्रेज इन्होंने बोला भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कि अभी नई नई फैक्ट्री बिठाई है और इतनी कंपटीशन लाओगे तो नई कंपनी वाले जैसे आएंगे हमारा तो घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा तो हम क्यों शासन करें इस ऐसे देश में। हम तो इधर लुगाइयों से दूर बैठे हैं, औरतों से बच्चों से दूर बैठे हैं, इतने परदेश में बैठे हैं, तोपों के गोलों के सामने बैठे हैं, और आप लोग आके यहाँ पे चाय भी ढंग से नहीं पीने दे रहे हो, ना बेचने दे रहे हो। और इनको लगा कि इनके पास कंट्रोल भी अच्छा है। ब्रिटेन की सरकार को लगा कि चाय के मामले में, जैसे पूर्वोत्तर भारत के मामले में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया अंग्रेजों के हितों में, तो सरकार को बार बार ये लगता था, क्योंकि कितनी ही लोकतांत्रिक सरकार हो, दिमाग में गधापंथी तो होती ही होती है। क्या गधापंथी होती है? वो होती है धार्मिक गधापंथी। धार्मिक गधापंथी का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की सरकार भले ही कितनी अमीर हो गई, ब्रिटेन के राजा कितने ही अमीर हो गए, ब्रिटेन के अधिकारी कितने ही अमीर हो गए, उनको वो है ना ईसाई बनाने वाला कीड़ा जान नहीं रहा था। तो अब ईसाई बनाए किसको? तो ईसाई उनको बनाया जा सकता है जो गरीब है। भाई सब आपके सामने ऑप्शन है, मुकेश अंबानी के सामने ये ऑप्शन थोड़ी दे सकते हो आप कि भाई साहब हम आपको 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं, थोड़ा धर्म खेल लो ना, मतलब दूसरे धर्म के बारे में। आप किसी गरीब को बेला सकते हो, लव जिहाद किसी गरीब के साथ हो सकता है। आप बेला फुसला के किसी को, ऐसे व्यक्ति को ले जा सकते हो जो या तो पीड़ित है, शोषित है, या गरीब है। किसी अमीर आदमी को आप किस बेस पे आप उसको क्या लालच दोगे? तो यह समाज से कोई कटा हुआ वर्ग हो उसको बेला फुसला सकते हो। तो पूर्वोत्तर भारत है जिसको आप आज असम, सारे 8 राज्य, 7 सिस्टर्स है, 7 राज्यों में अंग्रेजों के पास ये विकल्प था कि इन राज्यों में जनजातियां रहती है। अब जनजातियों से जाके पूछा कि भाई कौन से धर्म से हो, तो बोले कि अभी तो नहीं पता, ये जनजाति से हैं भाई, हम मुंडा जनजाति से हैं, नागा जनजाति से हैं, मिजो जनजाति से हैं, कुकी जनजाति से हैं। धर्म के मामले में उनका ऐसा था कि
चलेगा, मैं तो हिंदू धर्म कुछ बोल रही थी भाई, हिंदू धर्म है, बाकी को पता ही नहीं था भाई, मुख्य धारा से कटे हुए थे। तो अंग्रेज बोले कि हम आपको ये सुविधा देंगे और आप ईसाई धर्म कन्वर्ट हो जाओगे, हम आपको अच्छी एजुकेशन देंगे, बच्चों को बढ़िया खाने को चीजें दे रहे हैं, ये पेड़ के ऊपर फल लटका हुआ है वो नीचे पटक देंगे। तो ये बोले ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है। तो आज के जो आप परिदृश्य में जो पूर्वोत्तर भारत को देखते हो, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि पूर्वोत्तर भारत के बारे में आज आपको दो चीजें देखने को क्या मिलती है। आप फुटबॉल टीम पे ध्यान करना, कभी भी आपको इंडियन फुटबॉल टीम में ऑलमोस्ट कैप्टन है वो क्या मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले मिलेंगे। दूसरा, फुटबॉल टीम का ऑलमोस्ट गवर्न करने के लिए सिस्टम व्यवस्था सारा कुछ है, या फुटबॉल का माहौल है वो पूर्वोत्तर भारत में जैसा है, आपको ऐसा लगेगा कि यूरोप आ गए हैं, आपको यूरोप का सा फीलिंग होगी कि एक पूर्वोत्तर भारत है वो भारत की फुटबॉल टीम को चला रहा है। इसकी वजह है भाई, अंग्रेज उस इस्लाम उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट किए, ईसाई धर्म के में कन्वर्ट करने के साथ हर सारा का सारा उनका कल्चर भी लिया। कल्चर में क्या लिया, गेम्स भी लिए, फुटबॉल भी लिया। दूसरा, आप नागालैंड में जाओगे, आप सिक्किम में जाओगे, आप मिजोरम में जाओगे, आप मणिपुर में जाओगे, ऐसा बोला जाता है कुछ राज्यों की 3 या 4 राज्यों की मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वहां पे हिंदी है ही नहीं, मिजो के बाद इंग्लिश या इंग्लिश के बाद मिजो। पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो पर मदर टंग के रूप में इंग्लिश प्रयुक्त की जाती है। आप उनकी लैंग्वेज सर्च कर लो कि कितने प्रतिशत आबादी द्वारा भाषा बोली जाती है। तो 2 नंबर पे भाषा का असर पड़ा, 3 नंबर पे क्या पड़ा, धर्म का असर पड़ा। धर्म पूर्वोत्तर भारत का अगर औसत या एवरेज देखा जाए तो अभी भी 70% है वो ईसाई धर्म माना जाएगा। 60 से 70%, कोई राज्य में आंकड़ा 80 से 90% भी जा रहा है, बट एवरेज है वो 60 से 70% आंकड़ा है वो। ये तो बांग्लादेश वाले ये हिंदू भाग भूग के आके इनका थोड़ा सा वापस काउंटर किया है, वरना तो ऑलमोस्ट एरिया ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुका था। इस वजह से चाय के बारे में पावर है, चाय कहां पे थी, पूर्वोत्तर भारत में, तो ये कंट्रोल इस कंपनी के पास अभी भी रहा। दूसरा कंट्रोल कौन सा रहा, कंपनी को हमेशा यह लगता था कि चीन के मामले में हमारे पास अभी भी पावर है। तो चीन के मामले में ब्रिटेन की सरकार को भी लगा कि चीन को और रशिया को काउंटर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर विकल्प अभी नहीं है। तो इस वजह से चीन के साथ और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पे अगले 20 साल तक कंपनी की पावर को मान लिया गया कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है या चीन के साथ सारा जो व्यापार हो रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही मैनेज करेगी। ठीक है, इतनी सी बात थी। उसके बाद आपको पढ़ना है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में आपको शानदार वाला फैक्ट बता देता हूं। इसमें तो नहीं लिखा बट ठीक है, इसमें नहीं है। जो चीन और चाय वाला व्यापार का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, मतलब व्यापार वाली पावर वे वो खत्म कर दी गई चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार वाली। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जो बहुत काम का है, कंपनी को है ना कमर्शियल वाला वर्क कंपनी का पूरा खत्म ही कर दिया गया कि आपको ये व्यापार विपुर बंद करो, आप पूरी की पूरी नेतागिरी करो। प्रशासनिक निकाय बन गया, एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया गया। आपको यहाँ पे था ना, पहले आपको यहाँ पे ये बात बताई थी ना कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को यहाँ पे तो अलग किया गया था 1784 में, और ये अलग करने के बाद थोड़े टाइम के बाद तो कमर्शियल वर्क को खत्म कर दिया गया कि कंपनी के पास व्यापार वाले पावर तो ये छोटे मोटे छुट भैया कोई भी देख लेंगे, आप संभालोगे मेन मोर्चा प्रशासन की व्यवस्था, भारत के लोगों को संभालो, यहाँ के प्रशासन को संभालो, यहाँ के लोगों को ईसाई इस्लाम जहाँ पे बदला सको बदलो, भाषा के रूप में भाषा थोपो, जितना हो सके शोषण करो, सारी प्रक्रिया को फॉलो करो, व्यापार मत करो। ठीक, उसके बाद
एक घोषणा की गई थी, हालांकि इसका जवाब ये 1833 नहीं बनेगा। भारत में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के लिए मोटे तौर पे घोषणा की गई थी कि सिविल सेवक चयन की प्रक्रिया है, सिविल सर्वेंट बनेंगे, उसके लिए ओपन टेस्ट होगा, उसमें भारतीय भी शामिल होंगे। बट ये इस फैक्ट में इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ डॉक्यूमेंट वाली रही थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज फैक्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण आता है, वो आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण आ जाता है क्योंकि कंपनी के शासन में ये लास्ट वाला चार्टर अधिनियम था। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद ब्रिटेन का महारानी का या ताज का शासन जिसको बोला जाता है वो सामने आ जाता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम है, उसमें आपको 2-3 फैक्ट देखने को मिलते हैं जिसके बारे में एक इनडायरेक्ट सवाल बनता है। इनडायरेक्ट सवाल कब बनता है कि भारत में ये संसद की जो प्रक्रिया है, मिनी संसद की प्रक्रिया है या संसदीय कार्य प्रणाली है, वो कब से स्थापित हुई अनौपचारिक तौर पे, मतलब किस तरीके में ऐसे फील आने लगा था कि भारत में एक संसद की भांति कोई व्यवस्था है वो काम करने लगी। तो उसका जवाब होगा 1853 का जो चार्टर अधिनियम है। क्यों लगा? तो एक निकाय बना जिसके बना था, एक तो बना गवर्नर जनरल, तो हेड बनाया गया था, और इसकी एक परिषद थी। ठीक, और उस परिषद में दो चीजें रखी गई थी, एक तो विधायी, परिषद के कार्यों को दो भागों में बांटा गया था, एक तो विधायी कार्य, एक हो गए प्रशासनिक कार्य। ठीक है, अब आज की संसद में आप क्या देखते हो? विधायी मतलब बिल बनाना, अधिनियम बनाना, तो ये आज की संसद करती है कि नहीं करती है? प्रशासनिक कार्य कौन करता है? सिविल सर्वेंट करते हैं, या स्थायी परिषद वाले जो निकाय सचिवालय वगैरह वो कार्य करते हैं। तो ये संसद वाला फील है कि नहीं है कि एक सचिवालय होगा और एक मिनी संसद होगी। तो ये फील पहली बार अनौपचारिक तौर से कब घोषित हुआ? वो 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, और इसका नाम भी रखा गया था, इसका नाम रखा गया था विधान पार्षद, विधान परिषद, और पार्षदों का नाम रखा गया था विधान पार्षद, विधान परिषद नाम भी दिया गया था। ठीक है, इसने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया गया, और सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती की घोषणा की गई थी और प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। और इसमें आपको एक ये भी तो होगा, ये केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें 6 सदस्य ऐड किए गए थे। इन 6 एडिशनल सदस्यों में आपको देखने को बताऊं, आपको एक फैक्ट मिलेगा, आपको 6 स्थानीय सदस्यों का चुनाव किया गया था। मैं राज्य देख रहा था कि कौन कौन से राज्यों से चुनाव किया गया था। तो इससे सवाल क्या बनता है कि 6 स्थानीय सदस्य नियुक्त करने का तात्पर्य क्या होगा? अगला सवाल बनता है, भारत में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ हुआ? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रथम बार स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ हुआ। ये आपको याद रखना अच्छे से। 2 फैक्ट बन गए, भारत में मिनी संसद कब बनी? तो 1853 के चार्टर अधिनियम में। भारत में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता कर प्रारंभ होगी 1853 के चार्टर अधिनियम में। भारत में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ हुआ? वो 1853 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, ये इतनी कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो वो 6 सदस्य थे कि भाई एक तो विधायी परिषद होगी, एक प्रशासनिक परिषद होगी, साथ में 6 स्थानीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अब हुई आपके 1857 की क्रांति। क्रांति के बाद कंपनी चली गई। क्रांति के बाद अक्सर यही होता है, कंपनियां ही बंद होती है, शासन प्रणाली का एक अलग ढांचा आ जाता है, पर कंपनियां ही बंद होती है, सरकारें ताकत में आ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी भड़ास लोगों की निकालने हो तो उसके लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, जिसको आप वैकल्पिक व्यवस्था बोलते हो या चिल्लाने की व्यवस्था बोल सकते हो। आप अपनी कैथारसिस, त्रासदी पढ़ते हो, आप ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हो ना कि भाई बहुत बुरा हुआ। ये बुरा हुआ किसके साथ हुआ? त्रासदी के बारे में पढ़ते हो। तो त्रासदी जब भी ट्रेजेडी में कैथारसिस होता है, विरेचन का भाव होना। आप देखते हो कि मान लो कोई पुल टूट गया, अब पुल टूटने के बाद आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? पुल टूटने के बाद सबसे पहला स्टेप किसका लिया जाता है? वो लिया जाता है जनता की भड़ास को बढ़ने दिया जाए और उसके बाद उसका विरेचन करवाया जाए।
बढ़ने से पहले विरेचन नहीं करवाते। आपने कभी ये नहीं नोटिस किया होगा कि कोई कुछ कांड हुआ और तुरंत अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, नहीं, उसके लिए बवाल चाहिए। बवाल करने से पहले सस्पेंड कर दिया तो लोग क्या पता लोग बाद में जागे और बाद में आंदोलन करें और सरकार के खिलाफ उल्टा पड़ जाए कि भाई अब किसको सस्पेंड करें। तो उसके लिए वेट किया जाता है, त्रासदी के बढ़ने का वेट किया जाता है, लोगों के भड़कने का वेट किया जाता है, या कभी कभी तो आग लगा के भड़काया जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि लाओ बलि का बकरा, उसका विरेचन करवाया जाता है कि उसको सस्पेंड करो। 4 थानेदारों 4 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया, 2 एएन जेइन को सस्पेंड कर दिया, ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया, और सरकार में नेताजी आके बोलते हैं हम सबकी निंदा करते हैं, जबकि रियल जिम्मेदारी किसकी है? भारत में आमतौर पर संविधान में मंत्रियों या नेताओं को ये अच्छे अधिकार दिए कि बचने के लिए उनके पास पर्याप्त ताकत होती है, उनकी कोई मोरल जिम्मेदारी या कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। कानूनी जिम्मेदारी के तौर पे आप किसी मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी अधिकारी को ही गिरफ्तार या हटा सकते हो, तो उनके पास एक नैतिक जिम्मेदारी ही बचती है। तो यहाँ पे भी ये क्या था, त्रासदी आ गई, त्रासदी के विरेचन के लिए कंपनी को हटाया गया और ताज का शासन आया था, जिसमें गवर्नर जनरल की व्यवस्था को खत्म करके वायसराय व्यवस्था को लागू किया गया था। क्या हो गया? वायसराय आपने पढ़ा होगा, वॉइस रॉय, इसका नाम होता है, और रॉय क्या होता है? राजा। वॉइस क्या होगा? राजा की आवाज। राजा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। पहले तो गवर्न करने के लिए एक जनरल नियुक्त किया जाता था, जिसका आर्मी का जनरल होता है वैसे होता था। 1857 से जो चार्टर अधिनियम पहले वाले थे ना, उसमें गवर्नर जनरल होता था। अब नाम बदल के जो सबसे प्रमुख अधिकारी था उसका नाम कर दिया गया वॉइस रॉय। वॉइस रॉय राजा की आवाज, राजा की वॉइस के रूप में काम करेगा, ना कि कोई अलग व्यक्ति रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा? ठीक है, उसके बाद क्या होगा 1853 में? ठीक है, बात करते हैं। 57 पढ़ रहे हैं, 57 के बाद 58 का भारत सरकार अधिनियम बोल रहे हैं, या भारत शासन अधिनियम बोल दो इसको। और इस टाइम प्रथम वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने, और सारा का सारा सिस्टम समाप्त कर दिया। सारे का सारा सिस्टम क्या समाप्त कर दिया गया? अब इसमें सारे सिस्टम में अपने दिमाग में क्लियरिटी रखनी है कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था उसको समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको समाप्त कर दिया। कंपनी समाप्त होगी तो डायरेक्ट, स्कूल बंद होगी तो डायरेक्टर कहाँ रहेगा? ऐसे तो है नहीं कि भाई डायरेक्टर बोला कि स्कूल बंद हो गई, अभी कोई कोचिंग बंद हो जाए मान लो, तो उसका डायरेक्टर थोड़ी रहेगा, आम आदमी बन जाएगा। तो कंपनी समाप्त हो गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे समाप्त हो गए। और उसके साथ क्या समाप्त हो गया? गवर्नर जनरल भी समाप्त हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल तब तक मान्यता था जब तक कंपनी की हेड था। सरकार की तरफ से एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था, अपनी तरफ से एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, खुद ही आके बैठ जाए जैसे एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसलिए नियुक्त किया जाता है कि भारत की सरकार की तरफ से राज्य पे कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, बाकी राज्य सरकार अपना काम देखे। अगर मोदी जी मूड बना ले कि मेरे को तो राज्य को खुद चलाना है, फिर राज्यपाल की क्या जरूरत पड़ेगी, वो तो प्रधानमंत्री चला लेगा। तो वॉइस रॉय की एक आवाज ही खुद आ जाएगी। वॉइस रॉय जब सरकार खुद आप शासन करने लगेगी तो उनका ही आदमी नियुक्त कर दिया गया, उसमें गवर्नर जनरल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको एक फैक्ट देखने को मिलेगा कि एक भारत परिषद नामक निकाय की स्थापना की गई थी। 15 सदस्यीय नामक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल थे। इन वर्ड्स पे ना जाया करो, इसका नाम क्या था? भारत काउंसिल। आप अभी भी देखते हो ना, कमेटी काउंसिल बनते हैं। अगर अपने को बोलते हैं कि हेल्थ का इश्यू हो मान लो, तो अपन बनाते हैं हेल्थ काउंसिल। कोई राज्यों के बीच डिस्प्यूट का इश्यू हो तो नदियों के लिए काउंसिल। काउंसिल का हेड क्या बनाया जाएगा? भारत सचिव। अभी आज के आईएएस को देखो तो उनके नाम देखो, क्या क्या नाम होते हैं? चीफ, वो हेल्थ सचिव, चिकित्सा सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा सेक्रेटरी, शिक्षा हेड, शिक्षा अधिकारी, सारे कुछ होते हैं। एक आईएएस, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं जिसको क्या बनाया जाता है? सचिव। किसका? एक विभाग का सचिव। अंग्रेजों के लिए भारत क्या था? भारत एक विभाग था। अंग्रेजों के लिए ये थोड़ी था भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अंग्रेजों के लिए तो भारत एक काम करने की जगह थी,
एक डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का क्या बना दिया गया था, भारत नामक एक परिषद बना दी। परिषद का हेड किसको बना दिया गया, भारत नामक सचिव। अपने पास एक विदेश सचिव होता है विदेशी मामलों को देखने के लिए, तो ब्रिटेन वालों ने एक अपना एक आईएएस अधिकारी नियुक्त किया, जिसको क्या बना दिया, भारत सचिव बना दिया गया कि भाई साहब यहाँ पे बैठेंगे एक आईएएस अधिकारी, वो भारत जाके भारत का काम है वो अच्छे से देखेंगे और भारत ब्रिटेन की सरकार को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो ये अल्टीमेटली एक वहां का आईएएस अधिकारी को तो नहीं बोल सकते, इसको सिविल सर्वेंट बोलते हैं। आईएएस तो इंडियन हो गया ना, ये इंडियन क्यों रखेंगे, बीएस बोल दो, ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इसमें इतना ही है। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम है वो आया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। इसमें है ना गैर सरकारी सदस्य है, उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल करने लिया गया। पहले तो स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया था, पर उनको 3-4 सदस्यों को ऐसे नियुक्त कर दिया गया कि भाई आप बैठे रहा करो आके यहाँ पे, 4-5 लोग अच्छे लगते हो एकदम फोटो खिंचवाने के लिए। उसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया, एक्ट बनाने की प्रक्रिया में भी भारतीयों को शामिल कर लिया गया। सर दिनकर राव को इसमें शामिल किया गया, बनारस के राजा और पटियाला के राजा के 3 लोगों को, इसको जो वाइसराय की परिषद थी उसमें 3 लोगों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी हो गया कि 1784 में क्या हुआ था, 1784 में बैग चले, यहां पे एक ना केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। केंद्रीकरण की प्रक्रिया में ये हुआ कि जैसे ये भारत का गवर्नर जनरल और ये सब कुछ लपड़ा स्टार्ट हुआ, तो गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल बन गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ने बोला कि मेरे पास तो ये सभा समिति सारा कुछ होना चाहिए, बाकी राज्यों में सिर्फ आज के राज्यपाल की तरह एक एक राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त कर दो, इनके पास है ना प्रतिनिधित्व ये नहीं होना चाहिए, इनके पास नीचे सभा समिति काम करें, ठीक है। प्रेसिडेंसी वाली जो व्यवस्था थी, गवर्नर के नीचे प्रेसिडेंसी काम करती थी, उसको खत्म कर दिया गया था। 1861 में वापिस विकेंद्रीकरण स्टार्ट किया गया और यह बताया गया कि भाई जो मद्रास का गवर्नर है, बंबई का गवर्नर है, उनके पास भी प्रेसिडेंसी वाली व्यवस्था हो, उनके पास भी कुछ अधिकार हो, वहां के लोगों के पास भी विकेंद्रीकरण वाले अधिकार होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन वाले अधिकार होना चाहिए, ठीक है। विधान परिषदों का गठन होना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और एक अधिनियम बना 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 से पहले क्या हो गया था, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसके बारे में कांग्रेस वाले राजी हुए थे और कोई नाराज हुए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और इसके 7 साल बाद ये बना। इसका मतलब कांग्रेस का इन्फ्लुएंस इस पे था, कांग्रेस के नरम दल जो एकदम उदार नेता थे उनका इस पे प्रभाव था। उनका प्रभाव यह था कि हम शांति से कुछ डिमांड रख रहे हैं तो मान लो, अंग्रेजों ने कुछ मान ली, वो कुछ बोले कि नहीं मान रहे, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें 2-3 चीजें हुई, वो ठीक हुई। जो 1861 और 58 में परिषद में सदस्यों की संख्या थी, उनकी थोड़ी सी संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। अब सदस्य पहले 6 होते थे और अब शायद 10 कर दिए गए थे सदस्य, 4-4 सदस्य बढ़ाए थे। तो पहले मिनिमम 6 होते थे, मैक्स 12 होते थे, 6 से 12 सदस्य हो गए थे ना भाई, भारत की तरफ से 6 हो गए, 6 और थे तो 12 सदस्य थे। अब इनकी संख्या 4-4 बढ़ा दी गई थी, तो 6-4 10, 12-4 16, मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 16 हो गई थी, कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी, इतना ही पूछेंगे। और विधान परिषद है, उनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई, उनको वोटिंग में या बजटिंग पे थोड़ा बेस करने का अधिकार दे दिया गया। इंटरेस्टिंग बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे अभी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या है वो अभी भी कम थी। गैर सरकारी का मतलब क्या हो गया, 2 तरीके के सदस्य होते थे कि एक तो सरकार की तरफ से नियुक्त होते थे, ठीक, एक होते थे भारत के लोगों में से, मतलब एक तो इतने भाई भारतीय गैर भारतीय ऐसे बोल दो, गैर सरकारी बोल दो,
भारत के लोगों में से कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करना। अब उन नॉमिनेटेड लोगों में से हो सकता है कि भारतीय भी हो, गैर भारतीय भी हो। गैर सरकारी का हमेशा तात्पर्य नहीं है कि ये भारतीय ही हो, भारतीय होना जरूरी नहीं है ये, पर फिर भी सरकारी सदस्य अब भी ज्यादा थे। बट बाद में ऐसा देखा गया ना, जब गैर सरकारी सदस्य ज्यादा हुए कुछ समय बाद, तब भी इसमें अंग्रेज ज्यादा हो जाते थे कभी कभी। गैर सरकारी का कतई मतलब नहीं कि अंग्रेज नहीं होना चाहिए। एक नॉमिनेट कर दिया सदस्य उठा के तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 1892 में बस इतना ही हुआ था। इसमें एक थोड़ा सा आपको एक फैक्ट है कि चुनाव की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था गैर सरकारी सदस्यों के लिए। एक सीमित तरीके से इलेक्शन हुआ था, सीमित और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन की परंपरा का आरंभ हुआ, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली का शुभारंभ या परोक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, तो 1892 के 4 भारत परिषद अधिनियम में भारत में सीमित चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद 1809, 1919, 1935 के बारे में पढ़ते हैं। किसी को ऐसे ना बहुत ज्यादा जोश हो ना कि भाई मेरे को तो डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में वीडियो डल रखे हैं 1909, 19 और 35 9 सारे के बारे में डल रखे हैं, यूट्यूब पे ही डल रखे हैं, आप मस्त रहो। ऐप पे तो आप खरीद रहे नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को यह रहता है ना कि मतलब 5000 लोगों के बीच जो फेल होने का मजा है वो कहाँ 200-400 लोगों के बीच। मैंने एक डिकोड का शानदार सा टेस्ट आप लोगों को बताया था, और मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं टेस्ट सीरीज आपके अंतिम समय में लॉन्च करूं। मेरे को नहीं है ऐसे, मतलब चल रहा है मेरा काम अच्छे से, ठीक है। बट आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने बोला कि हमें एक टेस्ट सीरीज चाहिए जो स्टेटमेंट बेस्ड वाली हो। मैंने 10 टेस्ट तैयार किए, और मतलब इतनी यूजलेस एफर्ट्स माने जाते हैं। उस टेस्ट को मैं खुद पढ़ के तो क्या करूंगा, मुझे तो सारे सवाल आते हैं। बट जब तक ऐसे होगी कि आप, और मेरे को वो प्राइस भी वो वाली रखने में थोड़ी सी ऐसा शर्म सी आती है कि क्या रखने, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रख दी। शायद इन फ्यूचर मेरे को 50 लोग भी ज्वाइन करेंगे, फिर भी मैं वो प्राइस तो कभी रखूंगा नहीं। 199 रुपया कुछ ऐसा प्राइस रखी थी, फालतू की माथापोड़ी की थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, इस वजह से तो वो टेस्ट सीरीज रखी। उसके बाद 10 टेस्ट बनाने के बाद, उसमें 10 टेस्ट में कितने हो गए, 1000 सवाल बनाए। 1000 सवाल के लिए 2-3 टाइपिस्ट बिठाए, उसके लिए ऐप का फॉर्मेट बनाया, बोर्ड का फॉर्मेट बनाया। जिस हिसाब से आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, मेरा तो उसका डिस्कशन का ही मन नहीं करता कि क्या 50 लोगों के 20 लोगों के लिए टेस्ट का, मतलब उससे अच्छा तो यूट्यूब पे करवा दो या ऐप पे अपनी क्लास पढ़ा रहे हो। टेस्ट सीरीज के लिए ज्यादा एफर्ट लगते हैं। आप क्वेश्चन बनाते हो, क्वेश्चन को समझते हो, 4 ऑप्शन बनाते हो, एक टाइपिस्ट को रखते हो, टाइपिस्ट को पूरे दिन काम पे लगाते हो, आपकी क्लासों के बीच टाइपिस्ट आता है, सारी कुछ माथापोड़ी लगती है। उसके बीच भी आप लोगों का शौक होता है फेल होना इज मतलब एक इज्जत से फेल होना भी एक उपलब्धि मानी जाती है। इज्जत से फेल ऐसे होता है कि हम उस कोचिंग के छात्र होकर फेल हुए हैं, तो एक प्राउड की, एक हमारे जैसे के साथ फेल हो जाओगे तो आप ऐसा लगा कि वागर्त एकेडमी से फेल हुए हैं, तो शर्म की बात होती है। आप किसी घराने से फेल हो रहे हो तो प्राउड की है भाई। आप अपनी इंस्टा बायो में भी आप लिख सकते हो कि फेल फ्रॉम दिस एकेडमी, तो आपके लिए वो सौभाग्य की बात है। याद लोग कितने ही करेंगे, मजाक कितना उड़ेगा, पर आपके लिए अभी तो कम से कम सौभाग्य की बात है। चाय की थड़ी पे आप अच्छे लगते हो कि माननीय सर से पढ़ रहे हैं, तो आपके रेस्पॉन्स बहुत ही गंदा होता है। मतलब कभी कभार जिस दिन मैं आपको सीरियस ले लेता हूँ, सच्ची बताऊँ आपको, मैंने डिकोड का प्रोग्राम ऐसे शुरू किया था कि मुझे लगा था कि रेस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं आएगा, अपन तो ठीक है एक एफर्ट्स करते हैं, उसमें बहुत शानदार रेस्पॉन्स आया। बट जैसे ही मैं कोई चीज़ सीरियस तरीके से करता हूँ, आप लोगों का पता नहीं, या तो यूट्यूब नहीं चाहता, या आप लोग नहीं चाहते, या पता नहीं कोई शनि रवि सोमवार कुछ भारी चल रहा है, तो जिसमें दिल दिमाग लगा लेता हूँ वो बहुत गंदा चलता है। जिसमें कुछ नहीं लगाता, ऐसे मुझे डिकोड वाले में मैं ऐसे होता है कि आप लोगों के सामने सच बताऊँ ना, मेरा सबसे लिचड़ तरीके से प्रोग्राम चलाता हूँ मैं, डिकोड चलाता हूँ। मेरी बाकी क्लास में उससे 1000 गुना एफर्ट है। आप पॉलिटी की कोई क्लास लोगे, आज की जैसे क्लास मान लो, तो आज की क्लास में एफर्ट्स लगेंगे नो डाउट। अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आपको रटना भी पड़ेगा, आपके सामने बुक का हाईलाइट भी होना चाहिए, आपको एनर्जी भी चाहिए। आप छुट्टी के दिन काम करोगे, सारी कुछ चीज़ें करोगे। उसके बजाय अगर आपके सामने ये होगा
कि एक डिकोड के 5 सवाल 7 सवाल हुए, उनको फटाफट पढ़ा दे, 4 ऑप्शन है, आंसर देखा और इतना तो आता ही है कि आधे घंटे में चर्चा करवा दी, 2 ज्ञान की बीच में बातें बता दी। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब रेस्पॉन्स की, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बिना फालतू में ज्वाइन करो, बट अगर आप सच में कहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं अगर आप बोल रहे हो और आपके बोलने पे कोई टेस्ट बन रहा है, कम से कम फ्री वाला तो दो भाई, पहला टेस्ट दो, पहले टेस्ट के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं गंदा बना है तब तो बात होती है। आप लोगों को तो ठीक है जो भी है, आगे बढ़ते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ था, इसका नाम दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो क्या था? मिंटो क्या था? वो तो था गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय जिसको बोल सकते हो, भारत का वॉइस रॉय। और मार्ले ये था भारत सचिव। ये था वॉइस रॉय। भारत का वॉइस रॉय 1909 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। मार्ले मिंटो किसका नाम है और 1919 वाले का क्या नाम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला सुधार। लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के वॉइस रॉय थे, चेम्सफोर्ड था वो भारत सचिव था। ठीक है, 1919 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइस रॉय थे। अब इसमें क्या क्या किया गया था? तो पहले एक वो परिषद थी ना 16 लोगों वाली, जिसमें बताया कि 6 से 10 लोग हुआ करते थे, उनकी संख्या 6 से 12 लोग हुआ करते थे, उनकी संख्या बढ़ा के 10 से 16 लोग कर दी गई। अब इनसे 16 से संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई। ठीक, परिषद में सदस्यों की काफी संख्या बढ़ा दी गई थी। और दूसरा, प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया था। प्रांतों में कैसे? जैसे एक सेंटर में संसद होती है, उस समय में संसद होती थी, कुछ स्टेटों में परिषद होती थी, आज की राज्य विधानसभा की तरह। तो इस परिषद में क्या कर दिया गया, आपको एक स्टेप बाय स्टेप ये ध्यान रखना है कि राज्यों के पास पहले अधिकार आए थे, सेंटर के पास कुछ अधिकार बाद में आए थे, क्योंकि सेंटर की सरकार ज्यादा चाहती थी ना हमारे पास लंबे समय तक पावर रहे। तो परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ गया, गैर सरकारी सदस्य बढ़ गए थे। बट इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें नामांकित सदस्य वो अब भी ज्यादा थे, कि सरकार भारतीय कुछ लोगों को वो है, मान लो कि यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे सरकार वाले 19 थे, अंग्रेज 19 थे, भारतीय 20 थे। पर उन 20 में से मान लो कि 12 है, वो नॉमिनेट करती थी, 8 का इलेक्शन करती थी। नॉमिनेट कैसे? कि भारतीयों में से 12 लोगों को अपने फेवर वालों को उठा लिया, अब 8 लोगों में से इलेक्शन करती थी। उन इलेक्शन में भी 8 लोगों में 7 लोग ऐसे थे जिनका इनडायरेक्ट इलेक्शन करती थी। ऐसे नहीं थी कि लोगों से इलेक्शन होता था, इनडायरेक्ट ऐसे हो गया कि एक सरपंच होता था, उसको बोलो कि जा पार्स विधायक के लेवल वालों को वोट दें, विधायक वाले लेवल को बोलता था कि भाई प्रमुख वाला, जिला प्रमुख के लेवल पे वोट दे, जिले वाले को बोलते थे राज्य के लेवल पे वोट दो। तो कुछ ही लोगों के पास वोटिंग पावर थी, और जिन लोगों के पास वोटिंग पावर थी वो अंग्रेजों के चमचे थे, सीधी सी बात थी। तो ये भी कुछ नहीं था, ये 8 लोग 7 लोग, इनमें ठीक ठाक तरीके से यही लोग थे जो अंग्रेज चाहते थे। तो आपको ये याद रखना है। अब आज भी आप पढ़ते हो ना, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। तो गवर्नर जनरल की ये तो 60 लोगों की परिषद होगी एज ए संसद, बट कैबिनेट मिनिस्टर की तरह वो 1 + 5 6 लोग हुआ करते थे, 6 लोग हुआ करते थे, जिसको आज की कैबिनेट बोलते तो उस टाइम पे कार्यपालिका परिषद बोला जाता था। ठीक है, उस 6 लोगों में सामान्य तौर पे जैसे एक रक्षा वाला पार्ट होता था, एक शिक्षा वाला होता था, एक वित्त वाला होता था, एक विधि वाला होता था। तो इसमें भाई साहब पहली बार कोई व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, वो इसी अधिनियम के माध्यम से नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। और पहले व्यक्ति को नियुक्त किया गया था वो था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इनको क्या बनाया गया था? शायद विधि सचिव, कुछ विधि वाला पार्ट दिया गया था, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, लॉ वाला पार्ट दिया गया था सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। ये भी ऑलमोस्ट वही है, कि बाहर से पढ़ाई करके आया तो उन्होंने कानून तो वही पढ़ा था। ठीक, उसके बाद भारतीयों के मामले में
आप सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता पढ़ते हो तो लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है, वो लॉर्ड मिंटो भाई साहब ने स्टार्ट की थी कि आप तो लड़ो कुत्तों की तरह। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की परंपरा में मेन योगदान जिन्ना से पहले जाता है वो लॉर्ड मिंटो को जाता है। पृथक निर्वाचन क्या होता था, आप लोग समझते हो या नहीं समझते हो? मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये वाला लिख ही लिया होगा, इतना तो आप फटाफट लिख ही लेते हो। कोई किसी ने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। जैसे अभी आपके इलेक्शन कैसे होते हैं कि यह मान लो नागौर है, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा बीजेपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से, एक निर्दलीय और दो चार लोग ऐसे। यहां पे वोट देने वाले लोग कौन होंगे? पूरा का पूरा नागौर की आम जनता। भाई इसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट अब अगर इसमें आज के समय में क्या हो सकता है, या तो इसमें जनरल की सीट आ जाए, या ओबीसी की आ जाए, या एससी एसटी की सीट आ जाए, या मुसलमानों की, जो भी मुसलमानों के लिए सीट का प्रावधान नहीं है क्योंकि वो ओबीसी में काउंट होते हैं। बट अगर कोई सीट आ जाए, एससी को नियुक्त करना, तो एससी की सीट आती है, एससी के ही लोग खड़े होते हैं, बट वोट सारी जनता देती है, ठीक है। तो इसको तो बोला जाता है रिजर्वेशन की व्यवस्था या आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षित करना। दूसरी होती है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था या पृथक निर्वाचन की, सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था। यह होता है कि 100 सीटें हैं कुल, 100 सीटों में 80 सीटें तो बोल दी ऐसे वाली जो होती थी, 20 सीटें कर दी मुसलमानों के लिए पृथक रूप से निर्वाचित। इन 20 सीटों में आदमी कौन खड़ा होगा? मुसलमान खड़ा होगा। और वोट कौन देगा? मुसलमान वोट देगा, ठीक है। तो यहां पे वोटिंग का पावर तक छीन लिया जाता था पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में। यह खामी आमतौर पर मानी जाती है कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होके अलोकतांत्रिक या समाज में वर्ग विभाजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। समझ आ गया? मैंने आज एक वीडियो बनाया था कि रिवेंज ड्रेसिंग क्या होता है। मतलब वीडियो नहीं था, वो क्लास का पार्ट था। मैंने कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रिंसेस डायना के बारे में आपने सुना होगा। डायना मतलब ऐसे बोले जाती है कि बिंदास मिजाज की ऐसी राजसी महिला जिसने ब्रिटेन के राजघराने को ठोकर मार दी थी। मतलब ऐसे क्रांतिकारी और कोई बागी व्यक्ति हो तो प्रिंसेस डायना जैसा हो, जिसने अपने राजसी ठाट बाट को छोड़ के अपने अफेयर तक की चर्चाएं चलाई थी। और वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, फ्रांस में शायद पेरिस में मारी गई थी। उस लेडी ने, जो आज के जो ब्रिटेन के राजा बने हुए थे, शायद उनकी पत्नी थी ये अभी जो ब्रिटेन के राजा चल रहे हैं, ठीक है। तो उस लेडी ने अपने ब्रेकअप के टाइम रिवेंज ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट चलाया था, जिसमें आमतौर पे आप देखते हो ना, ब्रेकअप के बाद लड़कियों के बाल छोटे देखते हो और कपड़ों के बारे में उनका मिजाज अलग। लड़के आमतौर पे रोमियो बनते हैं कि दारू पीना है, सब कुछ करना है। लड़कियों में आमतौर पे बाल छोटे कराना, ट्रिप मारना, दोस्तों के साथ चिल करना। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा बोला जाता था, रिवेंज ड्रेसिंग प्रिंसेस डायना द्वारा स्थापित किया गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि उसमें लोगों के कमेंट, मैंने उसमें बताया था कि कपड़े का पैटर्न बदलो, कॉन्फिडेंस दिखते हो, रिवेंज ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस देती है। तो कमेंट ये आ रहे हैं कि कपड़े नहीं ला सकते सर, मतलब हालत खराब है। तो अब इसका वही बात होगी ये तो, कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं क्या, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप क्या करूं? ब्रेकअप करने के बाद गम ये है कि बुलाने और दारू पीने के पैसे नहीं है। तो मतलब हालत तो ये चल रही है, दारू पीने के पैसे ब्रेकअप के बाद भी नहीं है। यह आर्थिक स्थिति है, संदीप भैया वाली हो रखी है। तो ठीक है, जो भी है। उसके बाद 1909 का आपने पढ़ लिया।
अब 1919 पढ़े, 1919। तो मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप, थोड़ा सा इसको रिवीजन करो। 1919 पढ़ते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, अपन 7-8 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज, भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। ठीक है, अब पहली बार इसमें यह घोषित किया गया था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। मतलब भारतीय लगातार मांग कर रहे थे कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार, मतलब तात्पर्य यह हो गया जिम्मेदार सरकार हो जिसमें भारतीयों का कंट्रोल हो, भारत में स्वशासन की स्थापना की ओर कदम उठाना। तो 1919 वाले एक्ट में पहली बार भारत परिषद अधिनियम के अंदर, भारत शासन अधिनियम के अंदर यह स्थापित किया गया कि हम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। पहली चीज तो इसमें यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, दूसरा, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था है वो स्थापित की गई। आपको है ना एक फैक्ट इसमें थोड़ा ध्यान तरीके से याद रखना, द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, तो सेंटर में क्या स्टार्ट किया गया था 1919 वाले में, वो किया गया था 2 सदनों का निर्माण किया गया था। ठीक, राज्यों में क्या किया गया था, द्वैध शासन व्यवस्था का स्थापित किया गया था। बट ये चीज तो आपने 10वीं जगह पढ़ी है, तो अलग क्या पढ़ा रहे हैं, तो अलग बता रहे हैं आपको, है ना एक फैक्ट को याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने का तात्पर्य यह है कि द्वैध शासन कहां स्थापित किया जाएगा। सेंटर में, मतलब मान लो कि मोदी जी है, मान लो आज ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ो, आज मोदी जी की पावर को समझना है। तो मोदी जी को अपनी पावर को, मान लो राज्यों की पूरा कंट्रोल भारत में बीजेपी का कंट्रोल है और वापस से चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो कोई व्यक्ति सेंटर में प्रधानमंत्री है, सेंटर में कंपनी की तरह शासन कर रहा है, उसको पावर देनी है, पहले तो लोगों को पावर देनी, बांटनी है।
तो पहले वो राज्यों की पावर देगा या सेंटर वाली पावर, खुद वाली पावर बांट लेगा? आधी पावर किसकी करेगा? द्वैध का मतलब है कि आधी आधी पावर करना, आधी जनता को देना, आधी खुद के पास रखना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो अंग्रेजों के सामने भी ये कंडीशन थी। आपके पास मान लो अधिकार हो कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप में से कुछ चीजें देनी हो आपको, एक तो पड़ोसी वाली कुछ पकड़ानी हो, एक खुद की देनी हो, तो नैतिकता नहीं लेनी है, पर वो है कि पावर सौंपनी हो, ताकत देनी हो, वो किसकी दोगे आप? अंग्रेजों के पास ताकत थी, सेंटर में भी ताकत थी और स्टेट में भी ताकत थी। अब लोगों की डिमांड थी कि हमें आधी आधी पावर दो, तो अंग्रेज कौन सी पावर पहले देंगे? कि राज्यों में पावर चल रही है, वो जो आदमी बैठा है उसे आधी पावर दिलवा देते। तो ठीक है, तो स्टेट वाली पावर को आधी दे दी, मतलब सबसे पहले क्या कर दिया गया था? द्वैध शासन का स्थापना कहां की जाएगी? राज्यों में स्थापित की जाएगी। द्विसदन की स्थापना का तात्पर्य क्या हो गया? कि एक हाउस बहुत बड़ा हो गया और लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो डिपार्टमेंट ज्यादा कहाँ होंगे? जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, या ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट बना दिए? जैसे अभी भारत में एक जगह है, वहां पे 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वो है संसद। अब उसके बाद कुछ राज्यों में 2 सदनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो राज्य पहले पहले नंबर पे क्या होगा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या गोवा को 2 सदनों की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो आपको प्रक्रिया को याद रखना है कि अंग्रेजी भी तो ऐसे नहीं है कि भाई नींद से उठे कि भाई 2 सदन बना दो रे भाई, 2 घर पड़े 2 करूं। तो 2 सदनों की पहले जरूरत कहां पड़ेगी? सेंटर में पड़ेगी। द्वैध शासन की पहले कहां जरूरत पड़ेगी? राज्यों में पड़ेगी। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम में। सेंटर में द्विसदन की स्थापना की कब की गई थी? वो 1919 में। प्रांतों में द्विसदन की स्थापना, 2 सदन प्रांतों की स्थापना कब की गई थी? वो 1935 में। कि जब लग गया कि भाई सेंटर वाला सक्सेसफुल चल रहा है प्लान, कुछ राज्यों